मेरे प्रिय द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए व्याकरण भाग का जो एक भाग रह गया था, पत्र लेखन, उस विषय को आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पत्र लेखन का अर्थ जो आप जानते हो, लेटर राइटिंग, इसे आप कई बार आपने इसका इस्तेमाल किया है। पिछली कक्षाओं में भी आपने इस विषय को अध्ययन किया है। फिर भी विस्तार पूर्वक इस विषय से जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, पत्र लेखन एक जो है स्कूल के क्षेत्र से लेकर छोटी सी कक्षा के क्षेत्र से लेकर बड़ी कक्षाओं तक, यानी व्यापार के क्षेत्र में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में पत्र लेखन बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। ऐसा नहीं है कि पत्र लेखन पिछले दौर में ही था, आज पत्र लेखन का अस्तित्व मिट गया है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कितनी भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर लें, लेकिन पत्र लेखन उसका इस्तेमाल बदल चुका है। आज कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, उसमें और भी अन्य विधाओं को अपनाकर, जैसे मेल मर्ज जैसी कई सारी विधाओं को अपनाकर हम पत्राचार को आगे बढ़ा रहे हैं। पत्राचार जो है हमारे एक अध्ययन का मुख्य विषय रहा है। तो एक पत्र लेखन जो मुख्य विषय रहा है, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए तो देखते हैं पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। तो उससे पहले थोड़ी इसकी परिभाषा क्या रही है उसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है, लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। तो यहाँ पर अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। उसी की तरह से पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज़ जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर है हो गया, ऐसे लिखे जाते हैं करना है। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती है, उसे आप अच्छी तरह से, यानी जो बताया जा रहा है उसकी ओर ध्यान रखें। तो यहाँ पर पत्र लेखन जो रहा है, इसकी परिभाषा बताते हुए हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि पत्र का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, पत्र किस प्रकार से कार्य करता है। पत्र की ज़रूरत क्या है? अपने विचारों को लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाना, इसका मुख्य कार्य रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक अच्छा पत्र लेखन हम किसे कहेंगे? और पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर एक जो बताया गया है, एक अच्छे पत्र की 5 विशेषताएं हैं। एक अच्छा पत्र यानी उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। जब हमें पत्र लिखते समय इस विषय का ध्यान हो, तो हम इस विषय को ध्यान में रखकर पत्र लिखेंगे तो पत्र बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा बनेगा, और सामने वाले को, यानी जिसे आप पत्र लिख रहे हो, वह भी आसानी से विषय को समझ पाएगा। तो यहाँ पर पहली इसकी विशेषता बताई गई है सरल भाषा शैली। यानी हम जिस भी भाषा में पत्र लिखते हैं, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, कन्नड़ हो, आपकी जो भी भाषा हो, जब हम पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा शैली बहुत ही सरल होनी चाहिए। यानी जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति को उसमें क्या विषय है, पत्र में क्या बताया गया है, किस विषय की चर्चा की गई है, इसकी जानकारी उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाए। इसीलिए हमें क्या करना होता है? सरल भाषा का प्रयोग करना है। हम एक साधारण व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो उसका भाषा कौशल्य कैसा है, यानी उसकी क्षमता कैसी है। अगर हम भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर देंगे, अगर हम सुशुद्ध हिंदी निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर देंगे, तो वो बेचारा उस भाषा को समझ पाएगा या नहीं, इसका ज्ञान हमें होना आवश्यक रहा है। इसीलिए जब भी पत्र लिखे तो हमें सरल भाषा शैली का प्रयोग करना है, बिना आडंबर के, बिना बहुत चढ़ा के बताने से भी यहाँ पर
भाषा हमारी बिल्कुल भी सरल होनी चाहिए। ठीक है। अगला जो रहा है विचारों की स्पष्टता। तो अगली विशेषता क्या बताई गई है? विचारों की स्पष्टता, सुस्पष्टता कहा गया है यहाँ पर, यानी स्पष्ट उतना ही नहीं, सुस्पष्ट यानी उसमें बिल्कुल भी हमारे विचार सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। यानी कोई बात हम बहुत घुमा फिरा कर लिखेंगे तो सामने वाला उस विषय को पढ़ने के बाद बहुत ही दुविधाग्रस्त स्थिति में पड़ सकता है, यानी वह उस पत्र का सही तरह से मतलब या अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। इसीलिए हमारे विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, यानी उस पत्र के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सूचना देना चाहते हैं, या तो सूचना देना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं या कुछ जानकारी पाना चाहते हैं। इसकी सुस्पष्टता, यानी वहाँ पर जो जिसे भी पत्र लिखा जा रहा है, व्यापारी हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को हम जब पत्र लिखते हैं तो विचारों की सुस्पष्टता उसमें होना बहुत ही आवश्यक रहा है। इस विचार को भी हमें ध्यान में रखकर पत्र रचना करनी चाहिए। उसी तरह से अगला जो रहा है, हमें पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, न कि निबंध, कोई प्रतियोगिता में हम भाग नहीं ले रहे हैं। जब पत्र लिखा जाता है तो संक्षेप होना चाहिए और संपूर्णता होनी चाहिए। पत्र की एक बहुत ही बड़ी विशेषता रही है। तो यहाँ पर पत्र हम एक निबंध की तरह नहीं लिख सकते ताकि पढ़ने वाला उतने पन्नों को देखकर बेहोश हो जाए, ऐसी स्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारा पत्र बहुत ही विस्तार हो जाएगा तो पढ़ने वाला उसमें रुचि नहीं रखेगा और वो सोचेगा ये कोई अध्याय पढ़ने के समान है। इसीलिए हमारा पत्र बिल्कुल भी संक्षेप और संपूर्णता, यानी जो भी बात हम बताना चाह रहे हैं पत्र के द्वारा वह पूर्ण होनी चाहिए। कोई भी बात पत्र में अधूरी न हो, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जिसे जो विचार आप बताना चाहते हो वह बिल्कुल भी संक्षेप में और संपूर्ण होना है। यानी उसके मन में बिल्कुल भी इस पत्र को पढ़ने के बाद आगे और क्या कहना था, कुछ रह गया है, ऐसी उसके मन में विचार न आए। इसीलिए पत्र संक्षेप और जो है संपूर्णता, यानी उस पत्र में पूर्णता होनी चाहिए, जैसे वो पत्र अधूरा न लगे। इस तरह से इस विषय को भी ध्यान में रखकर हमें पत्र रचना करनी चाहिए। अगला विषय जो रहा है, यहाँ पर अगली विशेषता बताई गई है प्रभावान्वित, यानी जो भी पत्र लिख रहे हो आप, जिसे भी पत्र लिख रहे हो, उस पत्र को पढ़ने के बाद जो आपने एहसास लिखा है, यानी जो अपने भाव व्यक्त किए हैं या जो विचार व्यक्त किए हैं, सामने वाले यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया उस पर प्रभाव डालने चाहिए। यानी उसे जो है उस विचार को पूरी तरह से समझकर वह जो है उससे सहमत हो या उसे जो है उस पर प्रभाव पड़ना है, यानी प्रभावान्वित, यानी हमारी भाषा शैली प्रभावान्वित होनी है। विचारों को हमें सही तरह से पत्र के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसीलिए हम जो बात बता रहे हैं उस पत्र को 2 या 3 बार पढ़कर हमें देखना चाहिए जो बात हम बता रहे हैं ये बिल्कुल भी सही है या नहीं, इसे पढ़ने वाला किस रूप में ग्रहण कर सकता है, अपना सकता है, समझ सकता है। इस ओर भी हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार रहना बहुत ही आवश्यक रहा है। इसी तरह से चौथी विशेषता ये पूर्ण हो जाती, इसे भी हमें पत्र लिखते समय ध्यान में रखना है। ठीक है। और अगली विशेषता जो रही है बाहरी सजावट। बाहरी सजावट यानी आपको पत्र को फूलों को लगाकर या बहुत ही सजावट नहीं करनी है। बाहरी सजावट का अर्थ होता है पत्र लेखन का जो ढांचा होता है, पत्र उसी रूप में लिखा जाना चाहिए, न कि वो पत्र लगे, न कि इसमें जो सही तरह से पैराग्राफ होना चाहिए, अनुच्छेद होने चाहिए। उसके बाद जहाँ पर जो है फ्रॉम एड्रेस यानी प्रेषक लिखा जाता है वहीं पे प्रेषक होना चाहिए। सेवा में यानी टू एड्रेस जहाँ पर लिखा जाता है वहीं पर होना चाहिए।
जहाँ पर जो अभिवादन किए जाते हैं वही होने चाहिए, विषय कहाँ पर बताना होता है, विस्तार पूर्वक कहाँ पर विवरण देना होता है, ये सारी एक पत्र की शोभा होती है, एक सजावट होती है। अगर उसी प्रकार से पत्र लिखा जाए तो वह बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपने पत्र के 5 विशेषताओं को जाना है। सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता और प्रभावान्वित जो है शैली होनी चाहिए। उसके बाद बाहरी सजावट। इन अगर 5 विषयों को आप अपने मन में रखकर पत्र की रचना करते हो तो पत्र बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही अच्छे रूप से एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक, या एक कार्यालय के विचार दूसरे कार्यालय तक, या एक परिवार के विचार दूसरे परिवार तक बहुत ही व्यवस्थित रूप में पहुंच जाते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम रहा है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का। ये आपको हर क्षेत्र में बहुत ही काम आएगा। आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो या आप पढ़ाई पूर्ण कर चुके हो, यानी जब हम शिक्षा अर्जन करते हैं यानी विद्याभ्यास के अवस्था में होते हैं तो हम देखते हैं कई बार हमें पत्र लिखने का अवसर प्राप्त होता है। कई बार हमें जो है या तो स्कॉलरशिप पानी है तो पत्र लिखना है, या छुट्टी चाहिए तो पत्र लिखना है, या हमें जो है कॉलेज से अपना चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो भी हमें पत्र लिखना पड़ता है। और जब भी जैसे हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें पत्र के द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट करना होता है लिखित रूप में। इसीलिए पत्र एक बहुत ही अच्छा माध्यम रहा है अपने विचारों को दूसरों तक लिखित रूप में, और ये विचार अच्छी तरह से सुरक्षित रखने में भी हमारे लिए जो है लाभदायक होते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगला यहाँ पर देखते हैं पत्रों के प्रकार। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर पत्रों के 2 तो प्रकार होते हैं, लेकिन इन 2 प्रकारों में बहुत सारे भाग होते हैं। उन जो है भागों को जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य रहा है। इसीलिए आज की कक्षा में हम औपचारिक पत्र जो है उसे ही अधिक महत्व देकर इस भाग के वीडियो क्लास में हम इसी की चर्चा करेंगे, और एक अगली कक्षा में हम अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पत्रों के 2 भाग कौन से हैं? एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में क्या होता है, जो कार्यालयों में हो जाए या जो औपचारिकता जहाँ पर निभाई जाती है वो सारे पत्र औपचारिक होते हैं। जहाँ पर अनौपचारिक पत्र, यहाँ पर औपचारिकता निभाई नहीं जाती है, एक अपनापन यहाँ पर व्यक्त होता है, इसीलिए अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, तो ये 2 पत्रों के भाग आप याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए औपचारिक पत्र, जहाँ पर औपचारिकता निभाई जाती है, उन पत्रों को जहाँ पर औपचारिक पत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 भागों में विभाजित करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर पहला भाग कौन सा है? पहला भाग कौन सा है? देखिए यहाँ पर पहले भाग में हमने जाना प्रार्थना पत्र, जहाँ पर प्रार्थना की जाए, यानी जहाँ पर किसी से विनती की जाती है या किसी से अनुमति मांगी जाती है या किसी से कुछ कहा जाता है। तो प्रार्थना पत्रों में हम कौन से पत्रों को रख सकते हैं? अवकाश के लिए, यानी छुट्टी मांगने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, छुट्टी की प्रार्थना करते हैं। शिकायत, यानी किसी समस्या को लेकर हम किसी बड़े अफसर को या बड़े अधिकारी को, उच्च अधिकारी को या प्रधानाचार्य को शिकायत पत्र लिखते हैं। उसी तरह से सुधार, यानी किसी कार्य में हमें सुधार चाहिए तो वहाँ पर सुधार के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन के लिए, यानी हमें
एप्लीकेशन डालनी है, हमें कुछ अर्जी अपने विचारों को व्यक्त करना है आवेदन के माध्यम से, तो वहाँ पर भी हम आवेदन के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसके अलावा आदि के लिए प्रार्थना पत्रों का हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगले हैं कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र के पत्रों में हम देखेंगे किसी सरकारी अधिकारी के लिए पत्र जो लिखे जाते हैं, या किसी भी सरकारी विभाग के लिए लिखे जाते हैं, तो विभाग को लिखे गए पत्र ये सारे कार्यालयी पत्र थे। ये विषय बहुत ही विस्तार रहा है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है एक सामान्य रूप से जानकारी के रूप में यहाँ पर इतना ही बताया है। कार्यालयी पत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर 1 या 2 क्लास भी ली जा सकती है। इतना महत्वपूर्ण विषय रहा है कार्यालयी पत्र। इस पत्रों की जानकारी हमारे लिए होना बहुत ही आवश्यक है। इसे हम अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जब भी हम किसी जो है दफ्तर में अगर जो है नियुक्त हो जाए, तो वहाँ पर हमें पत्राचार यानी जहाँ पर पत्र व्यवहार करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है यानी कार्यालयी पत्र। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या बताया है, किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र कार्यालयी पत्र होते। इतनी जानकारी भी अगर आपको हो तो बहुत ही जो है आवश्यक हो। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, ये जो सारे पत्र का जो मैं इतना आपको विषय बता रही हूँ, ये एक सामान्य व्यक्ति के एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक रहा है। हम सोचते हैं कि पत्र यानी एक कौन सी बड़ी बात है, एक साधारण, उसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। उस पत्र लेखन का भी अपना एक अलग अस्तित्व रहा है, इसीलिए उससे भी हमें समझना आवश्यक है। ठीक है, तो व्यावसायिक पत्र। अब व्यावसायिक पत्रों में क्या होता है, देखिए दुकानदार को लिखे जाते हैं, या कोई किसी कभी हमें बुक मंगवानी पड़ जाए तो प्रकाशक को लिखे जाते हैं, या व्यापारी को लिखे जाते हैं, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को लिखती है। इस तरह से जो आदि पत्र लिखे जाते हैं ये सारे व्यावसायिक पत्र हैं। ठीक है, तो औपचारिक पत्रों में हमने 3 भाग कर सकते हैं कहा, और उसमें 3 भागों को इस तरह से किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रार्थना पत्र में जहाँ पर प्रार्थना की जाती है तो उसमें क्या होता है, और कार्यालयी पत्र में किस प्रकार के पत्रों को हम रख सकते हैं, और व्यावसायिक पत्र यानी जहाँ पर दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। उसी तरह से जो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में देखिए आप, तो यहाँ पर औपचारिक पत्र का एक नमूना आपके लिए दिया गया, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि बाहरी सजावट जो होती है यानी पत्र का जो ढांचा होता है उसे भी ध्यान में रखकर हमें पत्र रचना चाहिए, जहाँ पर प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद जब लिख रहा है उसके दिनांक लिखो। ठीक है, उसी की तरह से यहाँ पर सेवा में यानी टू एड्रेस लिखो। पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, पद नाम यानी जिसे अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हो वो कौन है, उसका पद क्या है, उसका पद नाम लिखिए। उसके बाद जो है आप पता लिखिए। इस तरह से आपको पत्र का ढांचा होता है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हो। विषय में क्या लिखना होता है, पत्र लिखने का कारण, किस लिए आप पत्र लिख रहे हो, कि क्या वजह है जो आप बताना चाहते हो विस्तार पूर्वक, उसे संक्षिप्त में यानी एक लाइन में आप उस वाक्य को पूर्ण करके यहाँ पर बताना होता है पत्र लिखने का कारण क्या रहा या वजह क्या रही है। उसके बाद जिसे पत्र लिख रहे हो उसे एक संबोधन किस प्रकार से करोगे, अगर महोदय या महोदया, इस तरह से आपको संबोधन करना है। उसी बात जब भी पत्र लिखो 2 अनुच्छेदों में पत्र को पूर्ण करो, तभी वह पत्र जो है बहुत ही व्यवस्थित रूप में दिखाई देता है और पढ़ने वाले को भी विषय पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। उसके बाद बहुधीय लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर दिनांक डालनी होती है और जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है वो स्थान डालना होता है। ठीक है, तो हम
आपको विद्यार्थी यानी पीयूसी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कहते हैं कि जब भी आप पत्र लिखते हो तो अपना नाम मत लिखो, यहाँ पर अ ब क डाल दो, ताकि आप जो भी पत्र लिख रहे हो उसे पता पेपर जांचने वाले को ये विषय पता न चले कि ये पत्र कहाँ से आया है, ये पेपर किसका है या किस विद्यार्थी का है। कई बार कुछ जो है वहाँ पर समस्या हो जाती है, इसीलिए कभी भी हम विद्यार्थियों को बताते हैं कि आप अपना नाम न लिखकर क्या करें, अ ब क लिख दीजिए। और यहाँ पर भी अगर आपको कोई पता याद नहीं आ रहा है तो कोई भी पता डाल सकते हो फ्रॉम में भी। तो यहाँ पर भी अ ब क डालना है, उसके बाद फ्रॉम पता डालना है कोई भी कहाँ का भी स्थान का। तो इससे एक उदाहरण हम जो है आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। तो विषय किस प्रकार से दिया जाता है आपको, विवाह पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर मैंने प्रार्थना पत्र के लिए कहा था, तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखा है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने यानी विवाह के अवकाश अवसर पर छुट्टी मांग रहा है, तो वो पत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रेषक लिखा गया है, प्रेषक। तो यहाँ पर जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका नाम क्या है, लोकेश। यानी कौन सी कक्षा से, वो कक्षा चतुर्थ बी यानी बी क्लास से रहा, और वह दिनांक लिखेगा। तो जो भी आप पत्र लिख रहे हो तो आपको भी इसी तरह से लोकेश की जगह अ ब क डाल दीजिए, और कक्षा चतुर्थ या आपको और भी कोई दूसरी कक्षा का नाम भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो दिनांक डालेंगे और आगे सेवा में लिखेंगे। सेवा में अर्थ यहाँ पर टू एड्रेस आपको लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय इस तरह से संबोधित किया गया है, और यहाँ पर अपनी स्कूल या कॉलेज का नाम आपको डालना होगा। अगर आप अपनी कॉलेज का नाम बताना नहीं चाहते तो कोई भी जो है कॉलेज का एक किसी भी एक विद्यालय का नाम आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर डाला गया है नवशांति पब्लिक स्कूल दिल्ली रोड, नवशांति नाम की एक पब्लिक स्कूल दिल्ली रोड डाला गया है, और कहाँ से हो, मुरादाबाद। इस तरह से यहाँ पर आपको भी अपना जो है पता यानी जिसे भेज रहे हैं दे रहे हैं उसका पता लिखना है। ठीक है, तो विषय लिखना है। यहाँ पर विषय देखो कितनी संक्षिप्तता में बताया गया है। तो क्या कहा है यहाँ पर, विवाह पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। जो आपको जो प्रश्न के रूप में दिया जाता है उसी विषय को संक्षिप्त में यहाँ पर विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आपको भी इसी प्रकार से प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक लकीर है, ये लकीर स्लाइड की वजह से रही है, ऐसी लकीर डालना ज़रूरी नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान्यवर महोदय कहा कहना होता है, इस तरह से कहकर आपको अपना विषय आरंभ करना है। सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह डैश यानी यहाँ पर तारीख डालनी है, कोई दिनांक डालना है, तारीख को होना निश्चित हुआ है। काम करने के लिए मेरा रहना आवश्यक है, यानी कोई भाई अपनी बहन की शादी में काम करना चाहता है, इसीलिए वह छुट्टी मांग रहा है। अवकाश यानी छुट्टी प्राप्ति के लिए पत्र लिख रहा है। तो वो कहेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए उसने सिर्फ इतना बताया है, उसकी बहन का विवाह तय हो चुका है और उसे कौन से दिन छुट्टी चाहिए वो यहाँ पर तारीख डालेगा, और काम करने के लिए उसे छुट्टी चाहिए, इसीलिए मुझे दिनांक डैश से डैश तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ पर बताना है आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको अगर 1 तारीख है तो 1 डालोगे, 1 से यहाँ पर 3 डालोगे, 1 से 3 दिन तक उसे छुट्टी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना होता है, और उसके आगे यहाँ पर दिनांक भी डालनी, कौन सा महीना है, और इस तरह से पूरा दिनांक डालकर आपको पत्र लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने विषय तो बता दिया। धन्यवाद कहना है, यानी जब भी आप पत्र लिख रहे हो तो विनम्रता, अभिवादन बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है।
पत्र लिखने वाले पढ़ने वाले को ये ना लगे ये सुशिक्षित नहीं है, इसमें सभ्य नहीं है, ऐसा भाव बिल्कुल भी उत्पन्न न हो। इसीलिए इस सारे अभिवादनों का सही तरह से इस्तेमाल करना अनिवार्य रहा है। ये पत्र की शोभा को बढ़ाता है। उसी प्रकार से धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर शिष्या रही है तो शिष्या कीजिए और शिष्य रहा तो शिष्य कीजिए। उसके नीचे आप अब क डाल सकते हो या तो अपना नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह के दिनांक डालेंगे, यानी उस दिन की जो तारीख है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसे डालोगे और जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है वहाँ पर स्थान डालिए। इस तरह से ये पत्र का ढांचा रहा। इस तरह से पत्र यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इसी तरह से पत्र लिखे जाते हैं। अगर इसकी जानकारी आपको है तो बहुत ही सुव्यवस्थित रूप में आप पत्र लिख सकते हैं। जब भी पत्र लिखने की बात आती है तो आपके मन में बिल्कुल भी संदेह न रहेगा। आप आसानी से पत्र को लिख पाओगे और सामने वाला यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है वह भी पूरी आसानी से उस पत्र को समझ पाएगा। तो जो भी आज की कक्षा में बताया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर यानी पत्र लेखन के लिए आपको 5 अंक होते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए 5 अंक होते हैं। अगर आप इसमें से ये प्रेषक ये वाला भाग सही तरह से नहीं लिखते तो आपके अंक कट होते हैं। अगर सेवा में ना लिखा है तो अंक कट होते हैं। इस तरह से अंक आपके कटते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में आपको पत्र लेखन को विस्तार पूर्वक से बताया गया है। अगर आप इसमें से कोई एक स्टेप भी एक भी जो है लिखना भूल जाते हो, सही तरह से प्रस्तुत नहीं करते हो, तो आपके 5 अंकों में से कट कर जो है आपको 2 अंक या 3 अंक प्राप्त होते हैं। जहाँ पर विषय लिखना है विषय को विस्तार सही तरह से बताना है। जहाँ पर अभिवादन करना है, संबोधन करना है, सही तरह से संबोधनों का इस्तेमाल करना है, संबोधन करना है। और पत्र की समाप्ति किस प्रकार से की जाती है उसी प्रकार से की जानी चाहिए। ये विषय आपको अगर इतना विषय आपको अच्छी तरह से आप समझ जाते हो, यह विषय आपको 5 अंक अवश्य प्राप्त कराता है। इसमें से जो है आपके जो क्या कहा जाए वार्षिक परीक्षा में आपको 2 तरह के पत्र दिए जाते हैं। एक तो पत्र लेखन या तो आपको जो है निबंध लेखन करना होता है, निबंध लिखना होता है। तो निबंध अगर आपको विषय अच्छी तरह से समझ में आता है तो निबंध का चुनाव करें। अगर विषय की कमी है तो आप जो पत्र लेखन का चुनाव करें। पत्र लेखन बहुत ही सरल होता है। अगर विषय अच्छी तरह से पता है और आप जो है इस ढांचे को जानते हो तो बहुत ही आसानी से सुलभता से पत्र को लिख सकते हो। और कोई भी प्राध्यापक जो भी पत्र आपका जांचेंगे पेपर, वो बिल्कुल भी आपके अंक नहीं काटेंगे अगर आपने सही तरह से पत्र लिखा है। ये बहुत ही सरल है और इस तरह से पत्र लिखना आप अवश्य सीखिए ताकि आपको कभी भी पत्र लिखने में दुविधा का सामना न करना पड़े। फिर भी जो है आज की कक्षा में हमने औपचारिक पत्र लेखन का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम अनौपचारिक पत्र लेखन का भी अध्ययन करेंगे और जानेंगे पत्र लेखन की जो है महत्वपूर्ण रहा है उसमें और भी कौन कौन से पत्र लेखन होते हैं जिसे हमें जानकर आगे हमें भावी जीवन में हम उसका उपयोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। इस कक्षा से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो हमें अवश्य बताइए ताकि आपके मन की दुविधा को हम हल कर सकें। आप जो है अच्छी तरह से इसमें जो है लिख पाएँ। आपका जो है आप अच्छी तरह से इस विषय में सक्षम हो, यही आशा करते हुए आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।